नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा कि जैसा कि मैंने कल घोषणा किया था कि मैं मानगढ़ निगम का चुनाव मेयर के पद पर लड़ूंगा और आप सभी से अनुरोध किया था कि जो भी लोग मानगढ़ नगर निगम का चुनाव काउंसलर के पद पर, पार्षद के पद पर लड़ना चाहते हैं वो आप अपना कमेंट में नंबर दे सकते हैं। तो मुझे अभी तक 3 लोगों ने सहमति दर्ज करवाई है कि वो काउंसलर के पद पर लड़ेंगे, जिसमें कि 1 नंबर पे हमारे पार्टी से ही हमारे तापेश्वर जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो महिला आरक्षित सीट है। और दूसरा जो चेयर वार्ड नंबर 10 से आकाश कुमार ताती जी हैं, और एक और महिला है जो उन्होंने कंफर्म कर दिया है, मैं आगे डिक्लेयर कर दूंगा आप लोगों को। मैं आपसे फिर ये बात मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कृपया कर, अगर हमारे मुद्दों से समर्थन रखते हैं तो कृपया कर कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर दे, जिससे मैं आपको संपर्क कर सकता हूं, या मैसेंजर में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8092463835। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य जीत हार नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में व्यवस्था का परिवर्तन करना, और वो व्यवस्था का जो परिवर्तन है वो अच्छे कानूनों को लाए बिना संभव नहीं है। जैसे कि अगर आप मुझे आज भारत के प्रधानमंत्री अगर हमको कोई बना दिया जाए, तो आप सोचेंगे कि इससे कोई समाज में बदलाव आने वाला है। इससे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। या आपको भी अगर हम बनने का मौका मिल जाए, आप सोचेंगे कि भारत के सभी थानों और अदालतों में जो भ्रष्टाचार है, जो खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको आप बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है गैजेट में लिखने की ताकत, राजपत्र में लिखने की ताकत जो है, वही प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाते हैं। मतलब ये हमारे जो देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उनको पॉलिसी बनाने और कानून बनाने का अधिकार है, और जिसके दम पे उनके पास जो शक्ति है वो पूरा देश का संचालन उसमें होता है। सपोज कीजिए, अगर प्रधानमंत्री अगर आज चाहें तो वो किसी राज्य में, पूरे देश में, या किसी एक जिले में इस कानूनों को, हम लोग जो कानून का 28 कानून का मांग कर रहे हैं, मूलतः उस किसी भी कानून को लागू कर सकते हैं। और इनके लिए उनको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में किसी बिल को पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो कानून है, कोई भी कानून जो है वो किसी संविधान का वायलेशन नहीं करते हैं। वो गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा अपना आदेश जारी कर सकते हैं और हमारे राज्य और देश में लागू हो सकता है। उसी तरह से मुख्यमंत्री भी जो है वो हमारे देश से, मैंने किसी एक राज्य के लिए बना सकते हैं, किसी एक जिले के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर जो आज का मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट। देखिए, ये हमारा जो है ना, ये हमारा ये वोट वापसी पासबुक का नमूना है।
देखिए, हम लोग जिन कानूनों का मांग कर रहे हैं, अगर वो कानून अगर भारत के गैजेट में हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर प्रिंट करते हैं तो आपको इस तरह का एक वोट वापसी पासबुक मिलेगा। और इस पासबुक में जब मिलेगा तभी आपको आपका शक्ति का पता चलेगा। जैसे कि ये हम लोगों ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किए हैं, अगर वो गैजेट में प्रिंट होते हैं तो आपको इस तरह का वोट वापसी पासबुक मिलेगा, जिससे कि आप अपने जिले के जो सरकारी अधिकारी हैं, जैसे कि जिला पुलिस प्रमुख, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला जज, मिलावट रोड अधिकारी, जिला ड्रग इंस्पेक्टर, इन सभी को आप अपनी सहमति के द्वारा, माने बहुमत के सहमति के द्वारा 5 साल के अंदर भीतर हटा भी सकते हैं या उनका तबादला भी कर सकते हैं। और जनप्रतिनिधियों में इसमें ये हैं, सरपंच है, जैसे मुखिया हैं, पार्षद हैं और सभापति हैं। ये सभी को भी आप 5 साल के भीतर में हटा सकते हैं। जब तक इस तरह की प्रक्रिया नहीं आएंगी तब तक समाज में जो भी लेवल का करप्शन चल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। उसका कारण यह है कि जैसे कि आप सोचेंगे कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं, ईमानदार और बेईमान उसको आप ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है, और जिनको भी मौका मिलेगा वो सब पैसा खाने को तैयार है। अगर उनको ये डर होगा कि नहीं मेरी नौकरी जा सकती है या मुझे सजा हो सकता है कोर्ट में, तो आदमी में वो जो डर होता है उसको ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अमेरिका में जो क्या है, यहाँ के एसपी को हम लोग यहाँ पे एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, वहाँ पर सेफ कहा जाता है। तो वहाँ के जो सेफ होते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब उनका चुनाव होता है, और चुनाव में सभी लोग नहीं खड़े हो सकते, उसमें जो पुलिस में कार्य कर रहे हैं वही खड़ा हो सकते हैं। और वो अगर इलेक्टेड हैं और दूसरा उनको नौकरी से हटाना और तबादले का जो सस्पेंड करना और उनको तबादले का जो अधिकार है वो वहाँ के सिटीजन्स के पास है। अगर शहर में क्राइम बढ़ रहा है तो वहाँ के लोग जो होते हैं, जैसे क्राइम बढ़ेगा या गुंडा लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा तो वहाँ के पुलिस प्रमुख को वहाँ की जनता तुरंत नौकरी से निकाल फेंकेगी। तो ये नौकरी जाने का जो भय होता है उसमें वो हमेशा वो देखते हैं कि शहर में कोई भी करप्शन नहीं बढ़े, पुलिस विभाग हो या कोई गुंडागर्दी नहीं करे। तो इसके लिए जैसे करप्शन नहीं बढ़े तो वो अपने गुप्तचर को भेजते रहते हैं। जैसे किसी आदमी को भेजेंगे कि वो सिग्नल तोड़ देना, तो वहाँ कोई पुलिस वाला आपको पकड़ करके क्या पैसा मांग रहा है क्या, तो अगर वो पैसा मांगेगा तो तुरंत वो अरेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ के जो पुलिस में लोग हैं वो जानते हैं कि हो सकता है कि एसपी सेफ का ये आदमी हो तो मेरी नौकरी जा सकती है, तो वो पूरा डिसिप्लिन। तो जिले में एक जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको अगर नागरिकों के कंट्रोल में कर दिया जाए तो वो क्या होता है कि वो पूरा जिले में करप्शन माने गुंडागर्दी नहीं बढ़े, क्राइम नहीं बढ़े, उस पर वो लोग पूरा ध्यान देते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर जो हमारे एसपी होते हैं वो एसपी का जो तबादला का या बर्खास्ती का अधिकार हमारे मुख्यमंत्री के पास होता है। तो वो जो भी एसपी होंगे वो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए क्राइम करेंगे। अगर किसी जगह क्राइम दंगा भड़क रहा है, अगर वो उनसे वो प्रभावित हो रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो बोलेगा छोड़ दीजिए, या कुछ ऐसा भी काम हो सकता है। या करप्शन का जो आज लेवल है, मैंने जो भी हर शहरों में आप लोग एक मैंने बोला नहीं जा सकता है कि थाना मैंने जब चीफ मिनिस्टर बदली होंगे तो एसपी साहब बदली हो जाएंगे, बोली लगेगा। इस तरह का जो धारणा पैदा हुआ समाज में, ऐसे नहीं पैदा हुआ है। तो हम लोग जो ये इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ताकि भारत के लोगों को ये बात बता सकें कि व्यवस्था में आप अगर करप्शन में कमी चाहते हैं, और जिस भी समाज में करप्शन कम नहीं होगा वहां पर महंगाई कम नहीं हो सकती है, बेरोजगारी नहीं कम हो सकती है, या दूसरा चीज कभी संभव नहीं है। तो जब तक करप्शन कम करने के लिए ये सारे पद जो होने चाहिए वो राइट टू रिकॉल, वोट वापसी के दायरे में होने चाहिए, और ये इलेक्टेड भी होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, ये सारे इलेक्टेड पद होंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई जिला चिकित्सा अधिकारी के पद पे कोई चुनाव लड़ेगा, उसमें डॉक्टर जैसे लोग लड़ेंगे, तो उनका क्या मुद्दा होगा। जैसे हम ऐसा मुद्दा बोल सकते हैं कि
आपको पता होगा, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हो सकता है वहां पर अगर टेस्ट का जरूरत नहीं भी है तो वो आपको 1000-2000 रुपए का ब्लड टेस्ट वगैरह लिख देता है। तो लिख देता है, आप बोलता है कि इसी पैथोलॉजी में जाके आपको कराना है। तो जैसे ही उस पैथोलॉजी में जाते हैं, 1000 रुपया 2000 रुपया देते हैं, तो वहां से उसका आधा 50% कमीशन या 40% कमीशन डॉक्टर को भी जाता है। ये सभी लोग जानते हैं। इसका निदान कैसे हो सकता है? जैसे सपोज कीजिए मैं जिला चिकित्सा अधिकारी हूं और मैं एक टेंडर निकालूंगा कि फलाना ब्लड टेस्ट है, मलेरिया का टेस्ट है, डेंगू का टेस्ट है, सारे का टेस्ट के लिए हम एक रेट निर्धारित करेंगे और उस रेट में जो लोएस्ट कोट करेगा, ऑक्शन माने टेंडर निकलेगा, और जो उसमें सबसे लोएस्ट कोट करेगा वो उसको टेंडर दिया जाएगा और उसको जगह जगह सरकार खाली जगह मुहैया कराएगी, वो अपने पैथोलॉजी सेंटर खोलेंगे और लोग वहां पर ब्लड टेस्ट कराएंगे और वो सभी डॉक्टर के पास मान्य होगा। और डॉक्टर तो इससे क्या होगा ना, जो ये पैथोलॉजी सेंटर का जो ये और डॉक्टरों के साथ मिलकर जो मकड़ जाल चल रहा है, ये एकदम से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था कोई भी चिकित्सा अधिकारी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि इन सभी पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में ये जो पैथोलॉजी सेंटर सब मिल करके ये कहीं ना कहीं करप्शन में शामिल है। कि अगर ऐसा चिकित्सा अधिकारी करना चाहेगा तो उसको सीएम से बोल के उसका तबादला करवा दिया जाएगा। तो वो सीएम नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा काम करो भाई, हमको वहां से फंड भी लेना है। मगर अगर ये चिकित्सा अधिकारी हमारे वोट वापसी के दायरे में होंगे, तो अगर वो जब वोट मांगने के लिए आएंगे, वो इलेक्टेड पद पे होंगे, जब वो वोट मांगने आएंगे तो वो हमसे बताएंगे कि वो समाज में चिकित्सा में अच्छा व्यवस्था करने के लिए वो क्या काम करेंगे, वो कैसे पैथोलॉजी का जो आज 1000 रुपए का टेस्ट है कैसे आपको 500 में होगा, 400 में होगा, उसका वो उपाय करेंगे। मगर उनकी नौकरी जब फिक्स होती है तो वो भी उनको भी कुछ सोचना नहीं है। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट जज भी अगर इलेक्टेड होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज भी हमारे चुन करके आएंगे, जिसमें वकील जैसे लोग हिस्सा लेंगे, तो उनके पास भी कोई एक जज है, मान लीजिए कोई आदमी जज बनना चाहता है, वकील है, जज बनना चाहता है, तो वो आपसे आके बोलेंगे कि आज जो है 5 साल 10 साल 20 साल में केस का निपटारा हो रहा है, तो ऐसा क्या काम करेंगे जिसमें 2 साल में आपका केस का निपटारा हो जाए या 5 साल में निपटारा हो जाए। तो आपके सामने वो सुझाव रखेंगे, मुद्दे लेकर के आएंगे। आज आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट में कितने जज हैं, आपको नहीं जानकारी होगा, या हमारे चीफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिसर माने डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, तो आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपका भागीदारी नहीं है उनको चुनने में। आपको कोई समस्या होती है तो आप विधायक के पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, मेयर के पास जाएंगे, मगर आप कभी जज के पास नहीं जाएंगे। आपको कोई अगर लीगल प्रॉब्लम हो गई तो कभी जज का दरवाजा नहीं ठकठकाएंगे। मगर अगर ये जज का पद भी इलेक्टेड होगा तो क्या होगा कि जज के पास भी लोग अपना प्रॉब्लम्स को लेके जाएंगे और उनको पता है कि हर 5 साल में हमको अग्नि परीक्षा में मैदान में उतरना होगा। तो समाज में अगर हम माने केस को डिलेस करेंगे और पुलिस का जो करप्शन है या उस पे कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। तो इसी तरीके से हम लोग इसी तरह के मुद्दों पे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं एक्टिविज्म करके, और हम लोग का ये मानना है कि जब भारत में 4 से 5% लोग इन सारे मुद्दों पे अवेयर हो जाएंगे, 4 से 5 ज़्यादा नहीं, तो उस समय जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टिंग सत्ता में होंगी उनके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि नहीं आपको ये चीज़ देना होगा, इस समाज में अब बदलाव का ज़रूरत है, समाज में इस चीज़ का अब ज़रूरत है। तो आपको आज के समय में आप सोचेंगे ये कानून जो है वो कांग्रेस दे देगी या बीजेपी दे देगी, संभव नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स में 2 ही चीज है, एक क्लास जो है आपका पर रूल करेगा और एक पर रूल होगा। जिस भी पाले में ज्यादा पावर्स होंगे, माने अगर नागरिकों के पास ज्यादा शक्तियां होंगी तो वो जो रूल करने वाला क्लास है उस पर हावी होगा। अगर वो रूल करने वाले क्लास पे अगर ज्यादा शक्ति होगा तो वो नागरिकों पे हावी होगा, नागरिकों का दमन करेगा। 1925 में ही हमारे महात्मा चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें नागरिकों के पास वोट वापसी का अधिकार होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं। तो भारत के नागरिकों के पास सिर्फ 5 साल में वोट देने की शक्ति है। इसके विपरीत इंग्लैंड के नागरिकों के पास 3 शक्तियां हैं, वोट देने की शक्ति है, दंड देने की शक्ति है जिसको ज्यूरी कोर्ट कहते हैं, और रेफरेंडम है।
रेफरेंस मतलब जनमत संग्रह की प्रक्रिया है। जैसे आज से 5-6 साल पहले 2016 के आसपास में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ अलग होना चाहिए या साथ में रहना चाहिए, इसके लिए बहुत मांग उठने लगा, बहुत सारे लोग आंदोलन करने लगे। तो इंग्लैंड की सरकार ने पूरे इंग्लैंड में इसका वोटिंग करवाया कि भाई स्कॉटलैंड को अलग कर देना चाहिए या उसको इंग्लैंड के साथ रहना चाहिए। तो 55% लोगों ने उनको बोला कि नहीं, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ रहना चाहिए। तो उसके बाद अगर कोई आंदोलन हुआ तो उसमें वहां पर पुलिस एक्शन ले सकती है, उस आदमी को पीट सकती है, मार सकती है। तो ये जनमत संग्रह, तो वहां के नागरिकों के पास ज्यादा शक्तियां हैं। इसके विपरीत अमेरिकन सिटीजन के पास में और भी अधिक शक्तियां हैं। जैसे वहां के लोग वोट देते हैं, उनको वहां पर लोग वोट वापस लेने का अधिकार है। वो मतलब नौकरी को नेताओं को 5 साल का वेट नहीं कर सकते, 5 साल के अंदर भी हटा सकते। मगर सभी पद पे नहीं है, सांसद सेनेटर के पद पे वहां भी नहीं है राइट टू रिकॉल, मगर बहुत सारे पद में है, जैसे मेयर के पद पे है, एसपी के पद पे है। दूसरा है वोट देना, दूसरा है वोट वापस लेना, तीसरा है रेफरेंडम जनमत संग्रह है, चौथा है वहां के नागरिकों के पास बंदूक रखने की शक्ति है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जैसे भारत में बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, जैसे कश्मीर में ही हिंदुओं को मान लीजिए पलायन हुआ, आज भी वहाँ हिंदुओं को माने शोषण हो रहा है मान लीजिए। तो इसका निदान एकमात्र निदान है कि इस हमारे समाज में नागरिकों को बंदूक रखने की शक्ति दिए जाए। जब बंदूक रखने की शक्ति होगी ना, तो काहे ने कोई 5 आदमी हो, चाहे 100 आदमी का ग्रुप भी हो, तो 5 आदमी का भी शोषण नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पता चलेगा कि सभी के पास AK-47 राइफल है। अगर हम जबरदस्ती करना चाहेंगे तो हमारे ऊपर फायरिंग हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तो जिन भी समाज में बंदूक रखने की शक्ति होती है वहां आपराधिक दर कम होता है। मगर हाँ, कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं, जैसे अमेरिका में कोई गे क्लब में कोई आदमी घुस गया और उन्होंने 25 लोगों को मार दिया, या कोई पागल है कहीं पर गोली अंधाधुंध चलाई जिसमें कुछ लोग मर जाते हैं, वैसी घटनाएं भी होती हैं और उसको मीडिया कर्मी बहुत हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो दुनिया के जो स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, जो महाशक्तियां, वो नहीं चाहती हैं कि ये बात लोग जाने कि बंदूक रखने से दूसरे क्राइम भी कम होता है। तो यूएस में या दूसरा कनाडा में कभी भी पुलिसों के द्वारा नागरिकों को शोषण नहीं होता। उसका कारण यह है कि नागरिकों के पास बंदूकें हैं। अगर वहां पर अगर वो ज्यादा बदमाशी करेंगे पुलिस, तो आदमी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, माने आदमी लोग भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो वो डिसिप्लिन में काम करते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग कई बार देखे हैं, कई शहरों में देखे हैं, पुलिस कई बार हमारे नागरिकों के साथ में मिसबिहेव करती है, मारती है, पीटती है। लॉकडाउन के दौरान ही हम लोग ने देखा है कि कई जगह का बहुत सारे डीएम या बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने उनको खाना खिलाया, बहुत सारा मदद भी किया, बहुत जगह पुलिस ने उनको पिटाई भी किया। कोई कंटेनर में घूम के जा रहे हैं, वो बिगेस्ट क्राइम नहीं था, मारपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग अगर भारत के नागरिकों के पास भी अगर बंदूक रखने की शक्ति होती तो ये ऐसे अपराध नहीं होते। इसमें बताना चाहूंगे कि भारत में एक कर्नाटक एक जिला कुर्ग है, जहां के नागरिकों के पास में बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार है। आज तक वहां पर आजादी के बाद से आज तक कभी भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो लोग ऐसा अगर बोलेंगे कि नहीं बंदूक रखने से दंगा बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, ये चीज नहीं, सही नहीं है। तो एक तो हो गया बंदूक। तो अमेरिका में ये जो 5वां कानून है बंदूक रखने की शक्ति है, और छठा जिसको हम बोलते हैं मल्टी इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में जो चुनाव हो रहे हैं 3 चरणों में हो रहे हैं, एक लोकसभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा ग्राम पंचायत। अगर कोई आदमी आपको ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम लोगों को चुनाव होना ही नहीं चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, मतलब चुनाव नहीं होना चाहिए कि खाली लोकसभा से हम कोई सिस्टम डिजाइन कर देंगे और डिजाइन करने के बाद में उससे देश और राज्य का संचालन होगा, तो आप विश्वास मानिए जिन लोगों के पास में भी MP और MLA वाला जो पावर होगा ना, वो कभी आपके साथ 5 साल में क्या जीवन में मिलने नहीं आएंगे। कारण है कि उनके पास में कोई प्रक्रिया ही नहीं है आपको हटाने का, चुनने का। तो वोटिंग एक शक्ति है। तो उसी तरह से अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं खाली लोकसभा का चुनाव होना चाहिए, विधानसभा और ग्राम पंचायत को बंद होना चाहिए, यहां पर भी आपकी शक्ति को काटा गया। मगर आप सोचिए कि यहां पर हम इलेक्शन को संख्या को बढ़ाते हैं, मल्टी इलेक्शन करते हैं। मल्टी इलेक्शन मतलब जैसे कि मान लीजिए हम ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का, लोकसभा, इसके बाद हम जिला पुलिस प्रमुख को चुनने का कानून लाते हैं। उसमें पुलिस जैसे लोग हिस्सा लेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला जज,
ये सारे जिला डिस्ट्रिक्ट जल बोर्ड के चेयरमैन, विद्युत बोर्ड के चेयरमैन, इन सारे पदों पे अगर इलेक्टेड पद हो तो आप समझिए कि समाज में क्या चीज संभव नहीं है। आपकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो माने आपके ऊपर में कोई भी शोषण करने से एक बार सोचेगा, माने जनता का शोषण संभव नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी इस बात को रिपीट किया था कि हम लोगों को इन सब कानूनों का माने मांग करना चाहिए, और जब तक ये कानून देश में नहीं आ सकते हैं तब तक हम लोग मतलब इसका प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार का जो सबसे बढ़िया माध्यम है वो है इलेक्शन है। अगर हम इन मुद्दों का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, मगर जब इलेक्शन आता है तो लोग पूछते हैं कि आपके बताए गए जो ये कानून है ये कौन देने वाली है? कांग्रेस देने वाली है क्या? बीजेपी देने वाली है क्या? नहीं, कोई देने वाली नहीं है। तो वोट कहाँ डालना है? इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी के एजेंडे में थी तो आज सॉल्व हुआ, तो ऐसा कोई भी मुद्दा है जिसको आप देश में कानून को लागू करना चाहते हैं, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है तो वो कभी भी संभव नहीं है। तो हम लोगों ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई जिसका नाम राइट टू रिकॉल पार्टी है। उसमें ये राइट टू रिकॉल पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो हमारे अमेजोन पे मैंने उसका मैनिफेस्टो 2 पार्ट में उपलब्ध है। वो दोनों अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में वो किताब उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में उसका लिंक मैं कॉपी करके दे दूंगा, ताकि जो लोग भी राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहते हैं वो वहां से खरीद के पढ़ सकते हैं। दोनों किताबों की कीमत करीब 500 रुपये पड़ेगी, 500-550 रुपये। तो हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये जो मेयर का चुनाव होगा ये इलेक्शन में मतलब इसमें कोई पार्टी से उम्मीदवार नहीं होगा, मगर हम लोग यहाँ पार्टी के मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपसे मैं फिर से निवेदन करूंगा, जब मानगो नगर निगम के जो भी लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्षद के, काउंसलर के पद पे, पार्षद के पद पे, चुनाव एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आप अगर हमारे मुद्दे आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे पार्टी के मुद्दे पे चुनाव लड़िए तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मैंने आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। चुनाव कितनी जटिल प्रोसेस है आप जानेंगे भी। उसको जटिल इसलिए भी रखा गया है कि लोग इसमें हिस्सा नहीं लें, और हम लोग इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को फॉर्म कैसे भरना है सारा चीज पहले ही प्रिपेयर करवाते हैं। और जैसे ही लोग इसमें अवेयर हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चुनाव में हिस्सा लेंगे इन मुद्दों पे, वैसे ही लोगों को इस समाज में ये आना पड़ेगा, मतलब ये बदलाव जो भी पॉलिटिकल पार्टी होंगे वो उनको देना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये भी प्रयास चल रहा है कि भारत में एक बार ही चुनाव हो। तो एक बार ही चुनाव माने एक बार में ही लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत का चुनाव होकर खत्म हो जाए। उससे क्या फायदा होगा कि 5 साल तक वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, माने विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियां, कॉर्पोरेट लॉबी के लिए वो अंधाधुन ले सकते हैं। 5 साल तक उनको देना नहीं होगा, एक बार वोटी फेंकना होगा, एक बार करप्शन माने इलेक्शन में जा करके करोड़ों रुपया बांटना होगा, खर्च करना होगा, जैसे भी करके इलेक्शन जीतना है, और जीतने के बाद में फिर 5 साल तक नहीं दिखना। मगर ये जो हर साल में कहीं 2, 4, 5 स्टेट में इलेक्शन होता है विधानसभा का, फिर दूसरे साल कहीं पे, तो इससे क्या होता है ना, उनको उस इलेक्शन में जाने के लिए प्रिपरेशन होता है। अगर समाज में ज्यादा किसी चीज के लिए विरोध होने लगेगा तो उनके लिए चुनाव जीतना एक कठिन काम होगा। तो इसलिए वो लोग क्या होते हैं कि हर 2 साल में उनको कुछ ना कुछ समाज में देते रहना पड़ता है, और समाज का दमन वो पूरी तरह से कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाती है। तो हमारा ये बोलना है कि आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सभी लोग इन मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए आगे आइए। और चुनाव लड़ने में अगर आपको ये मुद्दे पसंद है तो आप विश्वास कीजिए, हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे, चुनाव एकदम मैंने एक हेल्दी इन्वायरमेंट में लड़ पाएंगे और आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। चुनाव का फॉर्म भरने से लेकर खर्चा वगैरह दिखाने तक हम हर चीज में आपके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मानगो नगर निगम का ये चुनाव जो होने वाला है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पार्षद के पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं, और हम आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे ताकि आप राइट टू रिकॉल पार्टी के मुद्दों से चुनाव लड़ सकें।
आप भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन आए हैं, बादल विश्वकर्मा, कुणाल प्रसाद, गौरी शंकर, राधा शर्मा जी, सभी को, शिवराज जाट जी, अनिल साव, अनुराग श्रीवास्तव जी, रविशंकर पांडे जी, जयदीप भगत, और जो लोग भी छूट रहे हैं, दीपक जी, सभी को सब धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे लाइव वीडियोस को देखा और अपना कीमती समय मेरे लाइव प्रोग्राम में दिया। मैं अभी लगातार मैं लाइव वीडियोस, मैं हर दिन 7 बजे मैं लाइव वीडियोस पे आऊँगा और चुनाव से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगा तो मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।